सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। जल्दी से शुरू करेंगे आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आउट ऑफ बाउंड्स इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालतों को सबक सिखाए जाने पे उनकी कुछ उल जलूल हरकतों की वजह से क्या उनको लेसन्स दिए गए हैं। इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। आज का क्विज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपना तरीका पढ़ने का अलग है, अपने पढ़ते हुए ग्रामर वोकैबलरी साथ में लेके चलेंगे और जो भी ग्रामर और वोकैब आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में मिल जाएंगे आपको। अभी शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है आउट ऑफ बाउंड्स। देखिए, आउट मतलब बाहर, ऑफ मतलब किसी चीज़ के, और बाउंड्स का मतलब होता है सीमाएं, लिमिट्स। कह रहे कोई चीज़ लिमिट के पार हो गई है, आउट ऑफ बाउंड्स हो गई है। बात आ गई समझ में। अब ये बाउंड वर्ड देख लेना, इसके दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है जो भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, लिमिट्स या कन्फाइंस। कन्फाइन या लिमिट का मतलब है आपकी सीमाएं, और दूसरा बाउंड्स का मीनिंग होता है लीप या जंप। एक छलांग को भी इंग्लिश में बाउंड बोलते हैं। आप लीप लगाते हो ना, वो भी एक बाउंड है। अब देखो, जो दूसरा वाला मीनिंग है आज यूज़ नहीं हुआ है इस आर्टिकल में आउट ऑफ बाउंड्स में, लेकिन दूसरा आपको याद रखना है। इसी से एक इडियम बनती है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अगर कोई चीज़ लीप्स एंड बाउंड्स करके आगे बढ़ रही है तो वो बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। जैसे इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी इज़ इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है अर्थव्यवस्था में, इकॉनमी में, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, छलांग लगा के, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। छलांग लगा लगा के बढ़ रहा है, 6%, 7%, 8%। याद रहेगी ईडियम। चलो, वर्ड्स को पकड़ते हो तो बहुत सारी ईडियम्स उनके साथ में कनेक्ट कर लिया करो। अब आगे देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स स्टैंड ऑन बेल कंडीशंस। बात हो रही है ये आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के उस स्टैंड की, उस पोजीशन की जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है बेल की कंडीशंस पे, जमानत देने की कंडीशंस पे। आजकल निचली अदालतें जमानत देने से पहले बहुत सारी कंडीशंस लोगों पे लगा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारे स्टैंड के हिसाब से आपकी ये कंडीशंस आउट ऑफ बाउंड्स हैं, सीमाओं से पार हैं। चलिए अब डिटेल में देखेंगे क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। आज कलर मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया है ब्लू कलर में, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लग रहा होगा आपको और आंखों पे जोर भी कम पड़ रहा होगा। बताना कमेंट्स में नया एक्सपेरिमेंट कैसा है। चलो, कह रहे अनयूजुअल और ऑनरस बेल कंडीशंस ought to have no place in जुडिशियल ऑर्डर्स। कह रहे अनयूजुअल और ऑनरस बेल कंडीशंस जो है ना, अनयूजुअल क्या होता है, जो यूजुअल ना हो, जो बहुत ही एबनॉर्मल हो, असामान्य हो। और ऑनरस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारी हो, जिसमें बहुत सारी बर्डन हो, जो बहुत ज़्यादा बोझिल हो। कह रहा है एक तो बड़ी अजीब सी और एक बड़ी बोझिल, इस तरह की जो बेल की कंडीशंस हैं, जमानत के लिए जो ऐसे नियम हैं, कह रहा है इनका कोई भी नहीं होना चाहिए प्लेस। ought to have no place। ought to का मतलब होता है चाहिए, have का मतलब है रखना। तो इन कंडीशंस को नहीं रखना चाहिए। ought to have किसी भी प्लेस को नहीं, नो प्लेस को जुडिशियल ऑर्डर्स में, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर्स में। तो कोर्ट के ऑर्डर में कभी भी बेल की ऐसी कंडीशन नहीं हो जो आदमी जो है पूरा ही ना कर सके, ऐसी कंडीशन की वजह से उसको बेल ना मिले। कंडीशंस इनकी वर्ब है ought to have। यूजुअल, अनयूजुअल और ऑनरस ये दोनों हैं एडजेक्टिव्स। दोनों एडजेक्टिव्स बेल कंडीशंस नाम के सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑनरस वर्ड को देख लेना, जो एक्सट्रीमली हैवी हो, बर्डनसम हो, जिसमें बड़ी सारी बोझ हो, ऑनरस। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट करना है ग्रामर का फटाफट से। ought to ये होता क्या है, फटाफट इसको अपने देखेंगे। देखो, अपने पास 4 तरह के वर्ड्स हैं इंग्लिश में किसी चीज़ की नेसेसिटी बताने के लिए। पहला है हैज़ टू या हैव टू, इसको हैड टू भी बोल सकते हैं। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। फिर है एक मस्ट, फिर है एक शुड, और लास्ट में है ought to। चारों का मतलब है चाहिए, चारों का मतलब है चाहिए, लेकिन फ़र्क क्या है। हैज़ टू, हैव टू का मतलब है चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। मस्ट का मतलब है चाहिए तो सही, लेकिन हैज़ टू, हैव टू से कम। शुड का मतलब है मस्ट से भी कम चाहिए, और ought to का मतलब है सबसे कम, अर्जेंसी बहुत कम है। किसी चीज़ में मॉरल अर्जेंसी होती है ना, ये मैं आपको भी बताऊंगा एग्जांपल के जरिए, तब ought to यूज़ करते हैं। जैसे वी हैव टू वेयर मास्क आउटडोर्स, हमें आउटडोर्स में बाहर जो जा कर के मास्क पहनना चाहिए। अब हैव टू का मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है हमें पहनना ही पड़ेगा, नहीं पहनेंगे तो बीमार हो जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी, कुछ काम गलत हो जाएगा। अगर आप इस अर्जेंसी को कम करना चाहो तो आप लिखो वी मस्ट वेयर, और अगर इस अर्जेंसी को और कम करना चाहो
वी शुड वेयर, मतलब वही है, थोड़ा सा आप इम्फोसिस कम करते जा रहे हो। हमें मास्क पहनना चाहिए, नहीं भी पहनोगे तो भी चल जाएगा। और अगर आप इसको और कम करना चाहो तो आप लिख दो वी ऑट टू वेयर। ऑट टू वेयर का मतलब है ये हमारी मॉरल जिम्मेदारी है, भगवान पाप देगा अगर नहीं पहना तो। समझ गए ना बात? मॉरलिटी की बात आती है ना जब मूल्यों की, तब बात होती है ऑट टू की, इसमें ज़्यादा अर्जेंसी नहीं होती। याद आ गई बात, समझ में आ गई? अब इससे कॉन्सेप्ट जो जुड़ा हुआ है वो है नॉट का। मान लीजिए ये सेंटेंस है वी हैव टू ब्रेक द लॉ, हमें लॉ को तोड़ना चाहिए। अब मान लीजिए मैं इसको नेगेटिव बनाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा वी डू नॉट हैव टू ब्रेक द लॉ, ठीक है। लेकिन अगर मस्ट लगाऊँ तो मैं लिखूँगा वी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ। अगर मैं शुड लगाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा वी शुड नॉट ब्रेक द लॉ। और अगर मैं ought टू लगाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा वी ought टू नॉट ब्रेक द लॉ। और यहीं पे हो जाती है गलती। शुड के बाद में ought आएगा, मस्ट के बाद में ought आएगा, मस्ट और शुड के बाद में नॉट आएगा, लेकिन ought टू के बाद में नॉट नहीं लगा सकते। नॉट हमेशा टू से पहले आता है। समझ में आ गई बात? नेगेटिव बनाओगे ought टू का तो ought टू के बाद में नॉट मत लगाया ना, ought में और टू के बीच में नॉट आएगा। पोजीशन इसकी हमेशा यही रहने वाली है। आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे, सारी वोकैब एक साथ पढ़ेंगे तो आर्टिकल स्मूथली पढ़ पाएंगे। देखिए, एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राइसेस पे आपको मिलता है ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे ही कोड को लगाओगे 499 वाला मिलेगा 375 में, 69 वाला मिलेगा आपको 535 में। टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। कोड YT10 को लगा के डिस्काउंट लेना ना भूलें। चलो जी, वोकैब शीट है। आज भर भर के वोकैब अपने पास 8-10 वर्ड्स हैं, कुछ नए कुछ पुराने। टेंडेंसी का मतलब है आपका रुझान, किसी चीज़ को लेकर के आपकी हैबिट। जैसे ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट नेम्स, उसकी एक आदत है, हैबिट है नाम को भूल जाने की। शी हैज़ अ टेंडेंसी टू लाई, उसकी झूठ बोलने की आदत है। तो आपकी आदत कहलाती है नेचुरल हैबिट, आपकी टेंडेंसी। ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे टेंडेंसी को। अब टेंडेंसी का एक सिनोनिम है प्रोक्लिविटी। ये प्रोक्लिविटी नाम का वर्ड भी आर्टिकल में आने वाला है। आई बात समझ में? दोनों ही वर्ड आदत को बताते हैं, दोनों ही आर्टिकल में आएंगे। अदर सिनोनिम्स देख लेना, इंक्लिनेशन और प्रोपेंसिटी, दोनों ही, ये दोनों वर्ड्स भी आपकी टेंडेंसी के सिनोनिम्स हैं। ये टेंडेंसी नाम का वर्ड जो है नाउन है, ये बना है टेंड नाम की वर्ड से। टेंड जो वर्ब है ना, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ का आदतन होना। जैसे आई टेंड टू स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सोने का आदी हूँ, है ना। इस तरीके से आप आदत को बताते हैं टेंड नाम की वर्ब से। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेचुटस। एक बहुत ही एडवांस वर्ड है। ग्रेचुटस वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। पहली तो वो चीज़ जो हो मुफ्त की, फ्री हो, और दूसरी वो चीज़ जिसको आपने मांगा ना हो लेकिन फिर भी आपको मिल गई हो। जैसे मोस्ट रैप सॉन्ग्स आर फुल ऑफ ग्रेचुटस वल्गैरिटी। ज़्यादातर रैप सॉन्ग्स जो हैं भरे होते हैं बिना बात की, बेफालतू की वल्गैरिटी से, ऊंची नीची बातों से। अब ये वल्गैरिटी वो है जो ग्रेचुटस है, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो समथिंग नॉट नेसेसरी इज़ ऑल्सो ग्रेचुटस। तो आज इसका जो नीडलेस वाला जो वर्ड है, सिनोनिम है, इसको आर्टिकल में आप देखने वाले हैं। अब देखो, फ्री के लिए भी ग्रेचुटस को यूज़ करेंगे। आपको मुफ्त में किसी ने कुछ दे दिया तो आप बोल दो इट इज़ ए ग्रेचुटस गिफ्ट, है ना। जैसे वी हैव सम ग्रेचुटस टिकट्स फॉर द अपकमिंग मैच, हमारे पास कई मुफ्त की टिकट्स हैं आने वाले मैच को लेकर के। चलो नेक्स्ट वर्ड है परफंक्ट्री। बहुत ही अच्छा वन वर्ड है, एडवांस्ड। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो डिटेल में जाके ना की जाए। बिल्कुल आपको ऊपर से कोई काम करते हो ना बिना मन के, आधे मन से, तो वो होता है परफंक्ट्री, जिसमें केयरलेसनेस होती है। जैसे केयरलेस पीपल ऑफन वर्क इन परफेक्ट्री मैनर। जो लापरवाह लोग होते हैं अक्सर वो परफेक्ट्री मैनर में काम करते हैं। समझ गए ना, अंदर किसी डिटेल में जाना नहीं, बिना मन के करना, आधा अधूरा करना, कैजुअल और हेस्टी जल्दबाजी में कर देना, ये होता है परफेक्ट्री। परफेक्ट्री का एक सिनोनिम है बहुत अच्छा, कर्सरी। ये दोनों ही आर्टिकल में शायद आएंगे। परफेक्ट्री वर्ड को वन वर्ड है, अच्छे से याद करके दिमाग में बिठा लेना। चलो नेक्स्ट वर्ड है ऑनरस। ये वर्ड बनाया गया ऑनस से। ऑनस को मैंने तोड़ के बताया हुआ है। जो ऑन मतलब ऊपर है, अस मतलब हमारे, हमारी जो जिम्मेदारी है वही हमारा ऑनस है। आगे बात समझ में? जो ऑन प्लस में अस है, हमारे ऊपर है, वही ऑनस है। ऑनस का मतलब है जिम्मेदारी। अब ये ऑनस से बना है ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बर्डन से भरी हो,
जिसमें जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो, जो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। जैसे मैं आपको बोल दूं 15 दिन में एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो ये एक ऑनरस टास्क है, आप सो भी नहीं पाओगे। अगर आप दिन रात जगोगे ना तब जाकर के 15 दिन में आपका सिलेबस पूरा होगा, है ना। तो टीचर गेव अस एन ऑनरस असाइनमेंट, या अच्छा, द टीचर गेव एन ऑनरस असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स एज होमवर्क। टीचर ने एक एक्सट्रीमली बर्डनसम असाइनमेंट दे दिया, बोझिल करने वाला काम दे दिया बच्चों को, स्टूडेंट्स को, होमवर्क के तौर पे एज होमवर्क। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिगरस। रिगरस हर वो चीज़ है जिसमें रिगर है। रिगर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, है ना, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें आप समझ गए ना, हार्शनेस होती है, उसको बोलते हैं रिगर। तो वेरी स्ट्रिक्ट और बर्डनसम इज रिगरस। जैसे आर्मी स्कूल्स आर नोन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल्स जो हैं, सैनिक स्कूल, वो जाने जाते हैं अपने कड़े डिसिप्लिन के लिए, कड़े जो है अनुशासन के लिए। तो रिगरस को आप कड़ा भी बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम है स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्श, स्टर्न, सब कड़े को बताते हैं। आज स्टर्न नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। वो क्या है, आज बहुत सारी है ना, चलो कोशिश करेंगे सारी जितनी डिटेल में हो सके। एक और वर्ड है हमारे पास इम्पिंज ऑन या इम्पिंज अपॉन। इन दोनों का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इन दोनों का मतलब है या तो किसी बुरे प्रभाव को छोड़ना या फिर कहीं पे ट्रेसपास करना, वायलेट करना किसी चीज़ को। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। द न्यू लॉ में इम्पिंज अपॉन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। नया कानून जो है वो इम्पिंज अपॉन कर सकता है पत्रकारिता की फ्रीडम पे, प्रेस की आज़ादी पे। अब ये इम्पिंज अपॉन का मतलब क्या है, या तो बुरा इफेक्ट छोड़ेगा या फिर पत्रकारिता की आज़ादी को ट्रेसपास करेगा, उसको एनक्रोच या वॉयलेट करेगा, उसकी आज़ादी को भेद देगा। समझ में आ गया ना, वॉयलेट करना, एनक्रोच करना, पेनिट्रेट करना। तो ये इम्पिंज ऑन या अपॉन एक नेगेटिव फ्रेजल वर्ब है, आर्टिकल में आप देखने वाले हैं, बुरा प्रभाव छोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। एक अच्छा वर्ड है हमारे पास होलसम। होलसम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल, अच्छा, एप्रोप्रिएट, डिसेंट। इसको सेल्यूब्रस और सैल्यूटरी भी बोलते हैं, दोनों एडवांस वर्ड्स हैं, सेल्यूब्रस और सैल्यूटरी। आज सैल्यूटरी नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। जैसे अच्छा खाना खाते हो तो वो सैल्यूटरी होता है, एक्सरसाइज करते हो तो ये एक सैल्यूब्रस हैबिट है, अगर ठीक से पढ़ाई करते हो, सबसे अच्छे से बातचीत करते हो, टाइम पे सोते उठते हो, जगते हो, तो ये होलसम रूटीन है आपका, हेल्थफुल है, डिसेंट है। चिल्ड्रन नीड होलसम एनवायरनमेंट टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। बच्चों को ज़रूरत होती है बहुत ही डिसेंट, हेल्थफुल, सेल्यूब्रस या सैल्यूटरी एनवायरनमेंट की, मानसिक और शारीरिक तौर पे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। समझ में आ गया वर्ड सैल्यूटरी, आज आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है अंडरपिन। देखो अंडरपिन, अंडरगर्ड, प्रॉप अप, शोर अप, बोल्स्टर, कोरोबोरेट, सबका मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट देना ताकि उसको आप गिरने ना दें। जैसे मैंने आपको कोई बात बोली, आपने उस बात को माना नहीं, मैंने उस बात को नीचे से सपोर्ट दिया, एक और बात से उसको प्रूव किया। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जब मैं दो चीज़ों को प्रूव करता हूँ तो दूसरी चीज़ पहली चीज़ को अंडरपिन करती है। जैसे द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गूमेंट्स। लॉयर ने प्रेजेंट किया एक विटनेस को, एक गवाह को, अपनी आर्गूमेंट्स को, अपनी दलीलों को अंडरपिन करने के लिए, नीचे से सपोर्ट करने के लिए। तो आज इसका एक सिनोनिम है अंडरपिन का, प्रॉप अप, इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। प्रमोट, सपोर्ट, कोरोबोरेट, सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। चलो खूब सारी वोकैब है, अब आ जाओ आर्टिकल पे, जल्दी से शुरू करना है। एक समरी आपको दे दें। समरी ये है कि आजकल हमारी जो निचली अदालतें हैं, खास करके हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स, ये क्या कर रही हैं, ये जब भी किसी को बेल देती है ना, हाई प्रोफाइल मामले में जमानत देती हैं, तो उस पर अजीब अजीब सी कंडीशंस, पाबंदियाँ लगा देती हैं। जैसे ऐसी पाबंदी लगा देंगी कि अब आप ट्वीट नहीं कर पाओगे, या ऐसी पाबंदी लगा देंगे कि आपको अब माफ़ी मांगनी है। समझ रहे हो, जो पाबंदियाँ कानून में नहीं लिखी गई, ऐसी कंडीशंस बेल देते वक्त लगाती हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को ये बोला है कि ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी है, जो कानून की किताबों में लिखा है उससे आगे हमें नहीं जाना है। ऐसे काम मत करो जिससे दुनिया की नज़र में आओ अजीबो गरीब जो अपनी, समझ गए ना, हरकतों की वजह से। आज की टोन है राइचस, जो सही और गलत में बात करे, आपको बताए क्या सही क्या गलत, तो राइचस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल होता है आज के आर्टिकल की टोन। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्ट्रक द राइट नोट। कह रहा है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सरकारी संस्था है जिसके आगे द भी लगता है, कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट जो है इसने स्ट्रक कर दिया है राइट नोट को। देखो स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है स्ट्रक, हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। स्ट्राइक द राइट नोट का मतलब होता है सही वक्त पे सही बात करना। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पे सही बात की है। अच्छा कैसे की है भाई, बाय लगा के बता रहे, बाय वॉइसिंग इट्स स्टैंड डिसअप्रूवल। वॉइस करके, वॉइस करने का मतलब होता है आवाज़ देना, आवाज़ दे करके
इसके स्टर्न, इसके रिगरस, इसके स्ट्रिंजेंट डिसअप्रूवल को, इसके कड़े गुस्से को, इसकी कड़ी नाराज़गी को। अच्छा कैसे, किस चीज़ की नाराज़गी है भाई? नाराज़गी है, ऑफ लगा के बता रहा है, द टेंडेंसी अमंग सम कोर्ट्स, उस टेंडेंसी की, उस आदत की जो है कई कोर्ट्स को, कई अदालतों को। और टेंडेंसी किस चीज़ की है भाई? टू लगा के बता रहा है, टू इम्पोज अनयूजुअल कंडीशंस फॉर बेल। टेंडेंसी है लगा देने की, इम्पोज कर देने की, ज़बरदस्ती अजीबो गरीब सी नियमों, शर्तों को, कंडीशंस को जमानत देने के लिए, बेल देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बड़ा ही सही वक्त पे, मौके पे चौका मारा है, सही बात की है, स्ट्राइक द राइट नोट किया है। अपनी उस डिसअप्रूवल को, स्टर्न डिसअप्रूवल को वॉइस करके, आवाज़ दे करके, जो डिसअप्रूवल है उस टेंडेंसी की, उस आदत की जो कई निचली अदालतों को है, सम कोर्ट्स को है, और आदत है लगा देने की अजीबोगरीब कंडीशंस को बेल देने से पहले, जमानत फॉर बेल। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैज स्ट्रक, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना है आपको, सब्जेक्ट ग्रीन में मिलेगा, वर्ब रेड में मिलेगी। टेंडेंसी मतलब प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी, इंक्लिनेशन, आपकी आदत। वॉइस करना मतलब किसी चीज़ को आवाज़ देना, सबके सामने एक्सप्रेस करना। स्टर्न, रिगरस, स्ट्रिंजेंट, हार्श क्या बताते हैं? किसी चीज़ के कड़ेपन को बताते हैं। सारे वर्ड्स देख चुके हो ना? चलो, कह रहा इन द केस ऑफ समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान, द इलाहाबाद हाई कोर्ट had granted interim bail in a land grabbing case। कोमा लगा हुआ, यहीं रुक जाओ। कह रहा है इस केस में, इन द केस ऑफ, इस मामले में। कौन सा मामला भाई? ऑफ लगा के बता रहा है, एसपी लीडर आजम खान का जो मामला है, समाजवादी पार्टी का जो नेता है, कौन सा मामला है भाई? इस मामले में जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यूपी की हाई कोर्ट ने ग्रांट किया था एक इंटरिम बेल को, अंतरिम जमानत को, टेम्परेरी जमानत को। और किस केस में? एक ऐसे केस में था जो लैंड ग्रैबिंग का था, ज़मीन को हथिया लेने का था। तो आजम खान ने किसी की ज़मीन हथियाई होगी, ऐसे एक मामले में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको बेल दी, इंटरिम बेल दी। कह रहा ये जो काम है ना, ये इस कोर्ट ने किया, इंटरिम बेल इसको दी। कह रहा बट मेड रेगुलर बेल कंटिजेंट ऑन हिज फुल कोऑपरेटिंग विद द मेजरिंग। कह रहा लेकिन बना दिया रेगुलर बेल को, सामान्य जो बेल है जमानत को, कंटिजेंट ऑन। कंटिजेंट ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, किसी चीज़ पे रिलायंट ऑन। लेकिन कोर्ट ने साथ ही साथ रेगुलर बेल को रिलायंट बना दिया, कंटिजेंट बना दिया इस आदमी के, आजम खान के पूरे तरीके से कोऑपरेट करने पे, सहयोग देने में। और किस काम के अंदर? विद लगा के बता रहा है। पहला काम है मेजर करने का, नापने का। दूसरा काम है वॉलिंग, दीवार बनाने का। तीसरा काम है बार्ब वायरिंग, चारों तरफ जो है बार्ब वायरिंग करवाने का। बार्ब वायरिंग क्या होती है? कंटीली तारें। और किस में? ऑफ अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के पीस पे, एक ज़मीन के टुकड़े पे जो मेजर करती थी, जिसका नाप तोल है 13.842 हेक्टेयर्स। वर्ड फॉर वर्ड सेंटेंस मैंने आपके सामने ब्रेक कर दिया, एक बार पूरा साथ में ले रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो इस केस में समाजवादी लीडर के, आजम खान के, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो काम किए थे। पहला तो इन्होंने किया, ग्रांट कर दिया इंटरिम बेल को लैंड ग्रैब करने के केस में आजम खान को, कि इन्होंने, आपने लैंड कब्जाई है लेकिन आपको हम इंटरिम बेल दे रहे हैं। लेकिन फिर जब रेगुलर बेल की बारी आई तो उन्होंने बोला कि आपकी बेल इस चीज़ पे कंटिजेंट ऑन होगी, डिपेंडेंट ऑन होगी, आप कितना अच्छे से कोऑपरेट करते हो इन तीन कामों में। पहला काम है आप मेजर करोगे, दूसरा आप दीवार बनवाओगे, तीसरा आप कंटीली तारे लगवाओगे उस प्रॉपर्टी पे जिस पे केस चल रहा है, उस पीस ऑफ प्रॉपर्टी पे जिसका आकार है, जो मेजर करती है इतने हेक्टेयर्स। तो ये हुआ है इनके साथ। कोर्ट की वर्ब है हैड ग्रांटेड, सब्जेक्ट वर्ब आपने देख लिए। दूसरी वर्ब है मेड, ये बट को मैंने गलती से लाल कर दिया है, मेड जो है ना एक्चुअल में इसकी दूसरी वर्ब है। कंटिजेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन, रिलायंट ऑन, हिंज्ड ऑन, इसका मतलब होता है कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है ना। चलो आगे बढ़े। कह रहे द एलिगेशन अगेंस्ट हिम इज दैट लैंड वैकेटेड बाय अ पर्सन हु वेंट टू पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हैड बीन ग्रैब्ड। अब बता रहा है पूरा मामला क्या है। कह रहा है जो एलिगेशन है ना, जो आरोप है, एलिगेशन मतलब ब्लेम। अच्छा क्या आरोप भाई? कह रहा है इस आदमी के खिलाफ, आजम खान के खिलाफ, अगेंस्ट हिम। कह रहा है वो एलिगेशन क्या है? इज़ वो ये है, दैट वो ये कि वो वाली लैंड, वो वाला धरती का टुकड़ा जो वैकेटेड है, जिसको वैकेट किया गया है, खाली किया गया है। वैकेटेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो वाली ज़मीन जो खाली की गई है एक इंसान, शख्स के द्वारा, पर्सन के द्वारा, जो चला गया, वेंट टू हो गया पाकिस्तान। और किस वक्त चला गया भाई? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के वक्त, बंटवारे के वक्त। कह रहे ये जो लैंड है ना, इस टाइप की, ये लैंड जो है इसको ग्रैब किया गया है, इसको हथियाया गया है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एंड अ यूनिवर्सिटी बिल्ट ऑन इट
बाय ए ट्रस्ट हेडेड बाय हिम। और एक यूनिवर्सिटी को बिल्ड किया गया है, खड़ा किया गया है इसके ऊपर एक ट्रस्ट के द्वारा। और ट्रस्ट कौन सी? जिसके हेड है आजम खान, हेडेड बाय हिम या आजम खान। तो ये है इनके ऊपर पूरा मामला। समझ में आ गया सेंटेंस? एलिगेशन की वर्ब है इज, लैंड की वर्ब है हैड बीन ग्रैब्ड, हु की वर्ब है वेंट, यूनिवर्सिटी की वर्ब है हैड बीन बिल्ट। बात आ रही है समझ में? ये बिल्ट है ना, इससे पहले हैड बीन लिखा नहीं गया क्योंकि हैड बीन ऑलरेडी आ चुका है। लैंड हैड बीन ग्रैब्ड एंड यूनिवर्सिटी हैड बीन बिल्ट। पैसिव वॉइस यहाँ भी लगी हुई है, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार हमने नहीं लिखा, रिपीट नहीं किया। तो ये कॉमन सी चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब को दो बार ना लिखने की। हेडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाली ट्रस्ट जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, जिसके हेड है आजम खान। वैकेटेड भी यहाँ एडजेक्टिव है, वो वाली लैंड जो खाली की गई है, वैकेट की गई है एक आदमी शख्स के द्वारा। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउएवर इन द इंटरिम बेल ऑर्डर द डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामपुर वॉज आस्क्ड टू टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। कह रहा है लेकिन हाउएवर अपने इंटरिम बेल ऑर्डर के अंदर, अपनी अंतरिम जमानत के ऑर्डर में जो आजम खान को मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कह रहे इस ऑर्डर में ना जो डीएम है, जो कलेक्टर साहब है रामपुर जिले के, इनको कहा गया पैसिव वॉइस में वॉज आस्क्ड, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या कहा गया भाई इनको? अब ये बताएगा इन्फिनेटिव लगा के कि आप ले लें, टेक कर लें पोजेशन को, कब्जे को इस प्रॉपर्टी के। ऑर्डर में लिखा हुआ था कि कलेक्टर के नाम जो है प्रॉपर्टी हो जाए, कब्जे में वो ले ले। और क्या करें साथ में, एंड आफ्टर पुटिंग अप ए बाउंड्री वॉल एंड बार्ब्ड वायर अराउंड इट डिलीवर इट टू द कस्टोडियन इवैक्यूई एनिमी प्रॉपर्टी मुंबई। दूसरा काम ये बोला भाई, पहला काम तो था वॉज आस्क्ड टू टेक पोजेशन, दूसरा काम था कि इस चीज़ के बाद में, और वो चीज़ है पुटअप करना, खड़ा करना। पुटअप मतलब खड़ा करना। और किसको? एक बाउंड्री वॉल को और बार्ब्ड वायर को, कंटीली तारों को, अराउंड इट इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ। कह रहे ये करने के बाद इसको डिलीवर कर दें, ला करके दे दें, आगे जो है ट्रांसफ़र कर दें इस वाली एजेंसी को, द कस्टोडियन इवैक्यूई एनिमी प्रॉपर्टी मुंबई, इस वाली संस्था को। तो ये दो ऑर्डर्स इनको मिले। आगे बात समझ में? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसकी वर्ब है वॉज आस्क्ड, इनको दो काम किए गए, कहे गए करने के लिए, टू टेक पोजेशन एंड टू डिलीवर इट टू कस्टोडियन। समझ में आ रही है स्ट्रक्चर? टू टेक पोजेशन एंड टू डिलीवर इट टू कस्टोडियन। दूसरी बार डिलीवर से पहले टू नहीं लिखा है, ऑलरेडी लिख दिया है, तो दूसरी बार की ज़रूरत नहीं है। पुटअप करना मतलब किसी चीज़ को खड़ा करना, इसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। पुटअप के दो मीनिंग होते हैं। पहला तो किसी को बहुत साहस दिखाना, करेज दिखाना, ये एक अच्छी सी फाइट प्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं पुटअप करना, करेज, फाइट या डिफेंस। दूसरा पुटअप का मीनिंग होता है किसी होर्डिंग को, साइन बोर्ड को, बिल्डिंग को, किसी कैमरा को, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम को अगर आप खड़ा करते हो, उसको कहते हैं पुटअप करना। समझ में आ गई बात? बड़ा सा साइन बोर्ड, होर्डिंग, बिल्डिंग अगर खड़ी कर दी तो भी पुटअप, किसी के सामने फाइट खड़ी कर दी, किसी के सामने डिफेंस दिखाया, करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, तो भी पुटअप। द टीम पुटअप ए गुड फाइट, टीम ने एक अच्छी सी फाइट को दिखाया, पुटअप किया एक अच्छी फाइट को। वैसे ही वी नीड टू पुट अप अ साइन बोर्ड आउटसाइड द शॉप, हमें ज़रूरत है खड़ा करने की एक साइन बोर्ड को, बड़े से बोर्ड को शॉप के बाहर। बढ़े आगे, चलो। ये प्रॉपर्टी वाला किस्सा आप जानते हो, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, आर्टिलरी, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, एडवाइस, ब्रेड, पेपर, लगेज, म्यूजिक और रिसर्च, ये सारे वो नाउन्स हैं जो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। आपको देख के लग सकता होगा इनको मैं काउंट कर लूँगा, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। वी बोट 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ इन द एरिया, गलत सेंटेंस है, प्रॉपर्टीज़ नाम का वर्ड नहीं होता। हमने 3 प्रॉपर्टियाँ खरीदी है ना, तो मैं लिखूँगा 3 पीसीज ऑफ प्रॉपर्टी इन द एरिया। वैसे वी आर ऑल ऑफ दीज फर्नीचर ब्रांड न्यू, क्या सारे का सारा ये फर्नीचर नया है? फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ लिखो फर्नीचर और यहाँ लिखो ऑल ऑफ दीज पीसीज ऑफ फर्नीचर ब्रांड न्यू। ठीक है। वैसे ही सम ऑफ द इक्विपमेंट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड, कुछ एक उपकरणों को रिप्लेस किए जाने की ज़रूरत है। इक्विपमेंट नाम का वर्ड कभी भी प्लूरल में नहीं होता, तो आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ द पीसीज ऑफ इक्विपमेंट नीड टू बी रिप्लेस्ड। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, बार बार अपने रिपीट करते हैं ताकि इस पर गलती ना हो। चलो आगे बढ़े। आज के क्विज में ये कॉन्सेप्ट लाऊंगा, ये सारे वर्ड्स देख लेना। कह रहा है द टॉप कोर्ट हैड टेकन एक्सेप्शन टू द प्रोक्लिविटी अमंग सम जजेस। कह रहे इस टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने टेक एक्सेप्शन किया,
पास्ट परफेक्ट टेंस में टेक एक्सेप्शन करने का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर आपत्ति जाहिर करना। तो उन्होंने जाहिर अपनी आपत्ति की, और किस चीज़ पे? उस प्रोक्लिविटी के ऊपर, उस आदत के ऊपर, टेंडेंसी के ऊपर जो है कई जज साहबों के अंदर, सम जजेस के अंदर। और कौन सी आदत है भाई? टू वेंचर बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ ए गिवन केस। ये आदत है वेंचर करने की, चले जाने की, पार, बियॉन्ड, सीमाओं के, कन्फाइंस के किसी भी दिए हुए केस की। और दूसरी आदत कौन सी है? आदत है इम्पोजिंग कंडीशंस दैट वेंट बियॉन्ड वट वर नेसेसरी टू इंश्योर द प्रेजेंस। और दूसरी वो आदत है इम्पोज करने की उन कंडीशंस को जो कि वेंट बियॉन्ड होती हैं, जो कि पार चली जाती हैं उस चीज़ से, वट जो थी नेसेसरी, जो थी ज़रूरी। और क्यों ज़रूरी थी? ज़रूरी थी टू इंश्योर द प्रेजेंस और अटेंडेंस ऑफ एन एक्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल। इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए, एक तो मौजूदगी को, दूसरा हाजिरी को, अटेंडेंस को, किसी भी अक्यूज्ड की, किसी भी आरोपी की ट्रायल के दौरान, केस के दौरान। तो कोर्ट ने ये बोला कि आप जो अपनी आदत है ना, इससे बाज आओ। आपकी आदत पे हम बड़ी आपत्ति जाहिर करते हैं, और आपकी दो आदत है। पहली आदत है आपकी, आप पार चले जाते हो, वेंचर बियॉन्ड कर जाते हो केस की सीमाओं से, कन्फाइंस ऑफ ए केस से। जानना था जापान, पहुंच गए चीन, है ना? ऐसा काम आप करते हो। जो केस आपको सुनने के लिए दिया है वही सुना करो, उसके साथ में कुछ और बीच में क्यों ले आते हो? दूसरा, ऐसी ऐसी कंडीशंस आप क्यों लगा देते हो केस में जो पार चली जाती हैं उस सब चीज़ के जो ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है पक्का करने के लिए कि आरोपी जो है ट्रायल के दौरान उसकी प्रेजेंस या अटेंडेंस रहे। तो सिर्फ इतनी ही कंडीशन लगाओ जो इस काम के लिए ज़रूरी हो, इससे ज़्यादा आपको कंडीशन नहीं लगानी है। 100% अंडरस्टैंडिंग आ गई ना? कोर्ट की वर्ब है हैड टेकन एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन, किसी चीज़ पे आपत्ति जाहिर करना। दैट की वर्ब है वेंट बियॉन्ड, दैट आया है इम्पोज करने को कंडीशंस को। वट की वर्ब है वर। चलो अब इसमें एक गलती है, ये वेंचर देख लेना, चले जाना। वेंचर मतलब चले जाना, और प्रोक्लिविटी का मतलब होता है आपकी आदत, कन्फाइंस का मतलब है सीमाएं। इसमें सेंटेंस में गलती है, मैं 5 सेकंड दूंगा अगर ढूंढ के आप बता सको तो। चलो देखो, इसमें दो गलतियां हैं। पहली गलती, एक ही गलती है। गलती ये है कि जजेस की आदत है टू वेंचर बियॉन्ड करने की, और दूसरा टू इम्पोज कंडीशंस करने की। समझ गए ना? प्रोक्लिविटी अमंग जजेस टू वेंचर बियॉन्ड एंड टू इम्पोज कंडीशंस। तो यहाँ पे इम्पोजिंग मत लिखो, यहाँ लिखो टू इम्पोज, और टू को दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आ गया। यहाँ पे टेक्निकली इम्पोज आना चाहिए, वेंचर और इम्पोज दोनों एक साथ चलेंगे। तो ये गलती आपको पकड़नी थी। चलो आगे बढ़े। कह रहा इट इज़ फेयरली वेल इस्टेब्लिश्ड। कह रहा ये चीज़ अब बड़े अच्छे तरीके से फेयरली वेल इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, अच्छे से समझी जा चुकी है। वेल इस्टेब्लिश्ड का मतलब है सबको पता है, सब इस बात को समझ चुके हैं। कौन सी चीज़? दैट कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं बेल को ग्रांट करने की, जमानत को देने की, ये सभी कंडीशंस के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ खास इनके मकसद होते हैं। अब वो कौन कौन से मकसद हैं? ये सारे के सारे कॉलम के बाद कौन से मकसद हैं? प्रिवेंटिंग द अक्यूज्ड फ्रॉम फ्लीइंग जस्टिस। पहला मकसद है रोकने का किसी भी आरोपी को जस्टिस को फ्ली करने से, जस्टिस से बचने से। फ्ली का मतलब है भाग निकलना, जस्टिस का मतलब है न्याय। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कंडीशंस का, कि किसी भी आदमी को न्याय से बचने से रोका जाए, जस्टिस उसके साथ में हो। और दूसरा है प्रिक्लूडिंग एनी स्कोप फॉर टेम्परिंग विद एविडेंस। प्रिक्लूड करने का, प्रिक्लूड का मतलब होता है पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, पूरी तरीके से ख़त्म कर देने का किसी भी स्कोप को, किसी भी गुंजाइश को जो है छेड़छाड़ करने की, टैंपर विद करने की, एविडेंस के साथ में और जो है सबूतों के साथ में। और इन्फ्लुएंसिंग विटनेस, या फिर इन्फ्लुएंस करने का, विटनेस को प्रभावित करने का जो गवाह हैं केस के अंदर, इसके लिए कंडीशन लगाई जाती है ना? कंडीशन किसी को परेशान करने के लिए नहीं लगाई जाती है। समझ में आ गई? इट की वर्ब है इज, कंडीशंस की वर्ब है हैव। ये सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं, प्रिवेंटिंग, प्रिक्लूडिंग और टेम्परिंग विद। अच्छा, प्रिवेंट के बाद में हमेशा फ्रॉम आएगा। प्रिवेंट समवन फ्रॉम समथिंग, बार समवन फ्रॉम समथिंग, स्टॉप समवन फ्रॉम समथिंग, है ना? ये स्ट्रक्चर्स ऐसे ही चलती हैं। फ्ली, ये फ्रॉम के बाद आए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। फ्ली का मतलब है भाग निकलना। प्रिक्लूड का मतलब होता है पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। ये बना कैसे है? प्री प्लस में एक्सक्लूड, पहले से ही एक्सक्लूड कर देना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना दिन रात, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, आप कर रहे हो प्रिक्लूड करने के लिए, इस काम को कर रहे हो प्रिक्लूड करने के लिए फेलियर को। पहले से ही आप एक्सक्लूड कर देना चाहते हो, नामुमकिन बना देना चाहते हो नाकामयाबी को, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो प्रिक्लूड मतलब प्री प्लस में एक्सक्लूड, ऐसे ही वर्ड बना है। टेम्पर विद करना, छेड़छाड़ करना, मैनिपुलेट करना, फोर्स करना, फैब्रिकेट करना। ध्यान इसमें ये रख लेना, इसमें TAMPER ऐसे बनेगा।
ये टेम्पर होता है, इसका मतलब होता है आपका मिजाज। इस टेम्पर का ई वाले का ए से कोई कनेक्शन नहीं है। चलो, कह रहा दीज ऑब्जेक्टिव्स आर यूजली सिक्योर्ड बाय डायरेक्टिंग देम टू स्टे इन अ पर्टिकुलर प्लेस। कह रहा है ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अक्सर सिक्योर किए जाते हैं, महफूज किए जाते हैं, डायरेक्ट करके इन लोगों को कि वो स्टे करें एक पर्टिकुलर प्लेस में, वो रहें एक खास जगह पे। एंड आस्किंग देम टू रिकॉर्ड देयर प्रेजेंस, और आस्क करके इन लोगों को कि वो रिकॉर्ड करें अपनी प्रेजेंस को, वो दर्ज करें अपनी मौजूदगी को। और किसके सामने? बिफोर अ पुलिस ऑफिसर और अ कोर्ट, एक पुलिस ऑफिसर या कोर्ट के सामने, अदालत के सामने। और कब कब? एट अ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी, एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी पे, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल, हर 6 महीने बाद, है ना, एक फ्रीक्वेंसी पे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से सिक्योर किए जाते हैं कि आप हर 6 महीने बाद पुलिस वालों के सामने आओगे, साइन करके जाओगे, ताकि हमें पता लगे आप विजय माल्या की तरह देश छोड़ के नहीं भागे हो। ऑब्जेक्टिव्स की वर्ब है आर सिक्योर्ड, पैसिव वॉइस में, सिक्योर करना, किसी चीज़ को निश्चित करना। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, दो प्रेपोजिशंस हैं, दोनों का मतलब होता है सामने। दोनों का मतलब क्या होता है? सामने। लेकिन दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क होता है। अगर किसी चीज़ के सामने फिजिकली आप आने की बात कर रहे हो तो आप यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ को। अगर किसी अधिकारी के सामने, किसी कोर्ट के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने पेश होने की बात हो रही हो, तब आप यूज़ करोगे बिफोर को। जैसे द मैटर इज़ पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ या बिफोर अ सेशंस कोर्ट, ये मैटर पेंडिंग है एक सेशंस कोर्ट्स के सामने। जब भी अथॉरिटी के सामने की बात हो रही है तो इन फ्रंट ऑफ यूज़ नहीं होगा, आप बोलेंगे बिफोर अ सेशंस कोर्ट। समझ गए ना? अथॉरिटी के लिए बिफोर, अथॉरिटी के सामने बिफोर। और फिजिकली सामने आ गए किसी के, देयर इज़ अ ग्रोसरी शॉप इन फ्रंट ऑफ या बिफोर द हाउस, घर के सामने किराने की दुकान है। अब यहाँ पे फिजिकल बिफोर सामने की बात हो रही है तो आप यहाँ पे बिफोर यूज़ ना करेंगे, आप यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। बड़े ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक ग्रामर में कर चुके हैं, यहाँ पे रिपीट आपके हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ें, आज के क्विज में यूज़ करेंगे ये कॉन्सेप्ट। करेक्ट कोड्स आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्पोज एनी कंडीशन दैट में इम्पिंज ऑन अदर फ्रीडम्स ऑफ द एक्यूज्ड। करेक्ट कोड जो है ना, अदालतें नॉर्मली उनसे ऐसी आशा नहीं होती है, एक्सपेक्टेड वो नहीं होती हैं कि वो इम्पोज करें, लगाएं ऐसी किसी कंडीशन को जो इम्पिंज अपॉन करे। इम्पिंज अपॉन करना, बुरा प्रभाव छोड़ना, ध्यान है ना, जो बुरा प्रभाव छोड़े, जो वॉयलेट करे दूसरी आज़ादियों को, किसी भी एक्यूज्ड की दूसरी स्वतंत्रताओं को। और या फिर और बी टू ऑनरस फॉर कंप्लायंस, या फिर वो हों, बी हों बहुत ज़्यादा बोझिल, बहुत ज़्यादा ऑनरेंस कंप्लायंस करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो कोर्ट को ऐसी कंडीशन कभी नहीं लगानी चाहिए जिससे मेरे अधिकार जो है उन पर इम्पिंज अपॉन हो, या वो कंडीशंस को मैं कभी पूरा ना कर पाऊँ। कोर्ट्स की वर्ब है आर नॉट एक्सपेक्टेड, नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड। दैट की वर्ब है मे नॉट इम्पिंज ऑन, दैट आया एनी कंडीशन के लिए। इम्पिंज ऑन करना, वायलेट करना, लीव अ बैड इम्पैक्ट करना। दैट की एक और वर्ब है बी, दैट में इम्पिंज ऑन और दैट में बी, मे को दूसरी बार नहीं लिखा गया है, और के बाद में दूसरी वर्ब को लिखा गया है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आर्टिकल थोड़ा सा लंबा है, अब थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेंगे। कह रहा है इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर बेल कोर्ट्स टू ऐड सम अनयूजुअल कंडीशंस इन सम केसेस। कह रहा है ये बड़ा अनकॉमन नहीं है, बड़ी ही अजीब सी बात नहीं है, होती रहती है, नॉर्मल बात है ये। कौन सी बात भाई? बेल की जो कोर्ट्स हैं, छोटी कोर्ट जो हैं, उनका ऐड कर देना, जोड़ देना किसी अजीबो गरीब सी, अनयूजुअल सी कंडीशंस को किसी भी केस में, किसी भी सम केसेस में। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है अजीबो गरीब कंडीशंस का किसी भी केस में बेल के वक्त कोर्ट के द्वारा जोड़ा जाना। इट की वर्ब है इस। अब देखो वो कंडीशंस बताएगा अजीबो गरीब कौन कौन सी हैं। बीइंग आस्क्ड टू डू अ स्पेल ऑफ कम्युनिटी सर्विस, अपोलोजाइजिंग टू विक्टिम्स, रीडिंग अ मॉरल ट्रीटिस और चैप्टर्स फ्रॉम महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी। कह रहा है पहली कंडीशन है बीइंग आस्क्ड, कहा जाना। आस्किंग नहीं, बीइंग आस्क्ड, कहा जाना, आपको पैसिव वॉइस में कहा गया है। तो कहा जाना कि आप एक स्पेल करें, एक पीरियड करें, एक पारी करें जो है कम्युनिटी सर्विस की, है ना। आप रोड पे सफाई करें, आप एनजीओ के साथ में काम करें, तो पहला तो आपको ऐसा कभी कोर्ट बोल दे, बीइंग आस्क्ड कर दे ये काम को करने के लिए। या फिर आपका अपोलोजाइज करना किसी विक्टिम के लिए, किसी विक्टिम से माफ़ी मांगना। या फिर आपका रीड करना, पढ़ना एक मॉरल ट्रीटिस को, एक नैतिक कहानी को। ट्रीटिस का मतलब होता है रिटन स्टोरी, मॉरल का मतलब है नैतिक। आपको बोले जी आप जो है महाभारत को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, गीता को पढ़ो सबके सामने, है ना। या फिर किसी चैप्टर को पढ़ो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से, उनकी जीवनी से। कह रहा है ये सब जो उलझुल काम है ना, आर सम रीसेंट एग्जाम्पल्स, ये कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा गया किसी को आप ये सब करवाओ, लेकिन हमारी कोर्ट जो है ये सारे के सारे काम करवाती है।
बीइंग आस्क्ड, अपोलोजाइजिंग, रीडिंग, इन सब की वर्ब है आर। अपोलोजाइज करना, रीडिंग करना, बीइंग आस्क्ड सबके सब क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जिरेंट्स का काम कर रहे हैं सब्जेक्ट बन के। अपोलोजाइज का मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना। स्पेल का मतलब होता है पारी या पीरियड्स। ट्रेडिस का मतलब होता है रिटर्न स्टोरी। कोई भी रिटर्न टेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिस। ये एक वन वर्ड है ना, रिटर्न टेक्स्ट को क्या बोलेंगे, ट्रेडिस बोलेंगे। चलो आगे बढ़ो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देगा। करें इन 2020-2020 द एमपी हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड अ मैन अक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टिंग ए वुमन टू विजिट द विक्टिम एट होम। करें सन 2020 में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, हैड ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर कर चुकी थी, और किसको भाई, एक आदमी को। क्या ऑर्डर किया था, ये आदमी वो है जो अक्यूज्ड ऑफ था, जिसके ऊपर आरोप था, ये आरोपी था, और किस चीज़ का, छेड़छाड़ करने का, मोलेस्ट करने का एक औरत के साथ, एक वुमन के साथ। अब इस आदमी को ऑर्डर ये था कि आप विजिट करेंगे, टू विजिट करें विक्टिम को, शिकार को, उसके घर जाके एट हिज या हर होम, और क्या करें, एंड अग्री टू हर टाइंग राखी, और आप अग्री कर दें, आप सहमत हो जाएं उस औरत के, उस वुमन के आपको राखी बांधे जाने से, टाइंग राखी करने से। कह रहा है ये एक ऐसी कंडीशन है, अ कंडीशन दैट अपॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसी कंडीशन है जिसने अपॉल कर दिया, जिसने डरा दिया, शॉक कर दिया, समझ गए ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट को। और ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट है जी, विच डिनाउंस द अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ मोलेस्टर इनटू अ ब्रदर, जिसने बहुत बुरे से डिनाउंस किया, स्पीक अगेंस्ट किया, अपोज किया इस कोशिश को जो है कन्वर्ट कर देने की, बदल देने की, और किसको, एक छेड़छाड़ करने वाले मोलेस्टर को, एक बदमाश को, एक भाई में, एक ब्रदर में। और कैसे, बाय जुडिशियल मैंडेट, एक न्यायिक जो है मैंडेट के जरिए, एक न्यायिक ऑर्डर के जरिए। आई बात समझ में। तो ये हुआ था 2020 में। कोर्ट ने बोला आपने इस लड़की को छेड़ा है, अब आप इससे घर जाओगे, इससे माफ़ी मांगोगे, इससे राखी बंधवाओगे। हमारी कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये तो बड़ी उल्टी सीधी बात कर रहे हो आप, हम तो किसी भी ऐसे अटैम्प्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें एक बदमाश को किसी औरत का भाई बनाया जाए, उसका ब्रदर बनाया जाए, उसकी सज़ा के तौर पे, है ना। भाई बनाए तो वो अपने मन से बने, ऐसे किसी को किसी का भाई क्यों बनाते हो, सज़ा दो उसको, कहने का मतलब ये। एमपी कोर्ट की वर्ब है हैड ऑर्डर्ड, दैट की वर्ब है अपॉल्ड। अपॉल का मतलब है किसी को डराना, शॉक करना, हॉरिफाई करना। विच की वर्ब है डिनाउंस्ड। डिनाउंस का मतलब होता है स्ट्रांगली अपोज करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर या फरमान, ठीक है। मोलेस्ट का मतलब है सेक्सुअली हरास करना, छेड़छाड़ करना, टॉर्चर करना। स्ट्रक्चर समझ गए ना सेंटेंस की। चलो, कह द टॉप कोर्ट्स रीस्टेटमेंट ऑफ इट्स डिसअप्रूवल इन येट अनदर केस ought to have a salutary effect। कह रहे हैं जो टॉप कोर्ट का जो रीस्टेटमेंट आया ना, ये सारी हरकतें होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, टॉप कोर्ट ने फिर से जो दोहराया है, रीस्टेट किया है, और किसको भाई, इसकी नाराज़गी को, डिसअप्रूवल को, फिर एक नए केस में, येट अनदर केस में। कह रहा है ये जो रीस्टेटमेंट है, इसका होना चाहिए ought to have a salutary effect, इसका एक बड़ा ही ought to have होना चाहिए, अच्छा सा इफेक्ट। सैल्यूटरी, सेल्यूब्रस, होलसम, और किस पे, ऑन कोर्ट्स बोलो, निचली अदालतों के ऊपर, ठीक है ना। तो इससे अच्छा इफेक्ट इन पे आना चाहिए। रीस्टेटमेंट की वर्ब है ought to have। रीस्टेटमेंट का मतलब होता है दोहराया जाना किसी चीज़ का। रिपीटिंग या इंजेमिनेशन भी बोलते हैं। इंजेमिनेट एक वर्ड आपने पहले किया हुआ है, दोहराने को बोलते हैं इंजेमिनेशन, उस वर्ब से नाउन हमने बना दिया। सैल्यूटरी, सेल्यूब्रस, होलसम, पॉजिटिव। चलो, कह रहे सिमिलरली अनयूजुअली हार्श ओरल ऑब्जर्वेशंस and the inclusion of personal opinions in judicial orders are also not unknown। कह रहा है इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा हार्श जो ओरल ऑब्जर्वेशंस हैं। ओरल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मौखिक टिप्पणियाँ, जो आप केस का फैसला कर रहे हो और साथ में कुछ बोल देते हो ना, रिमार्क्स देते हो। कह रहा है बहुत ज़्यादा तरीके से हार्श जो मौखिक टिप्पणियाँ हैं, और या फिर इंक्लूजन जो है, इंक्लूड करने का जो काम है अपनी खुद की ओपिनियन को, पर्सनल ओपिनियन को, और किस में, न्यायिक ऑर्डर्स में, कोर्ट्स के ऑर्डर्स में। कह रहा है ये दोनों काम भी ना, और आर, ये भी अननोन नहीं है, इनको भी हमने कई बार सुना है, कई बार देखा है। तो ये काम भी होने नहीं चाहिए, लेकिन होते रहते हैं, कहने का मतलब ये। ओरल ऑब्जर्वेशन, मौखिक रिमार्क्स, और इंक्लूजन, इन दोनों की वर्ब है आर। समझ गए। हार्श, स्टर्न, है ना, स्ट्रिंजेंट, बहुत कड़े को बोलते हैं हार्श, स्ट्रिंजेंट, स्टर्न। कह रहा है एग्जाम्पल्स आर लीजन ऑफ जजेस वेडिंग इनटू मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड मेकिंग कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। कह रहा है इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं कई जजेस के झुंड। लीजन मतलब झुंड, होर्ड, मल्टीट्यूड। तो कहे कई जजेस का झुंड,
और कौन सा झुंड है भाई, जो ये वेड इनटू करता है, जो अंदर घुस जाता है। वेड इनटू करना मतलब चलते चलते अंदर घुस जाना, और किसके, रिलीजन और कल्चर के मैटर में, न्याय और संस्कृति के मैटर्स में। और मेक करना, बनाना बहुत ही ऐसे रिमार्क्स को जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो विवादास्पद हैं। तो ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे कोर्ट रिलीजन और कल्चर के नाम पे कुछ बयान देने लगती है। एग्जांपल्स की वो है आर, रिलीजन की मतलब है झुंड, मल्टीट्यूड, होर्ड, वेड इनटू करना मतलब अंदर घुस जाना चलते चलते। चलो, वेडिंग इनटू और मेकिंग दोनों की दोनों एडजेक्टिव्स हैं। वो वाले जज जो वेड इनटू कर रहे हैं और जो मेक कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स को। चलिए, कह रहा है वाइल शार्प ऑब्जर्वेशंस वेदर ओरल और पार्ट ऑफ डिटेल ऑर्डर्स कैन ऑफन हेल्प। कह रहा है जहाँ पे शार्प ऑब्जर्वेशंस जो हैं, तीखे रिमार्क्स जो हैं, जो कोर्ट वाले कभी जजेस देते हैं ना तीखी बातें, कह रहे कभी कभी जो तीखी बातें हैं ना, चाहे बोल करके हों, ओरल हो या फिर डिटेल ऑर्डर में लिखी हों, कह रहा है अक्सर ये मदद कर सकती हैं, कैन ऑफन हेल्प। किस चीज़ में भाई मदद करेंगी, इन कन्वेइंग अ सेंस ऑफ जुडिशियल कंसाइंस, कन्वे करने में एक सेंस को, एक फीलिंग को, जो है न्यायिक कॉन्शियस की। कॉन्शियस का मतलब होता है आपकी अंतरात्मा या आपकी इनर वॉइस, आपका सही और गलत का सेंस कहलाता है आपका कॉन्शियस। तो कह रहे कभी कभी तीखी टिप्पणियां जो है अक्सर हेल्प करती हैं जजेस को कि वो कन्वे कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें न्यायिक कॉन्शियस को, न्याय के तौर पे क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ को सामने आपके रख सकें। कह रहा है फिर भी देयर परफेक्टरी यूज इन अ मैनर दैट अंडरमाइंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट्स इम्पार्शलिटी इज बेस्ट अवॉइडेड। कह रहा है फिर भी इनका जो परफेक्टरी इस्तेमाल है, कभी कभी तो ठीक है, लेकिन इनका केयरलेसली अगर आप इस्तेमाल करते हो, फटाफट हड़बड़ में, जल्दबाजी में, इस तरीके से इन अ मैनर जो अंडरमाइन करे, अंडरमाइन का मतलब है कमज़ोर बनाना, जो कमज़ोर बनाए लोगों के भरोसे को, यकीन को, कॉन्फिडेंस को कोर्ट की इम्पार्शलिटी में, कोर्ट की निष्पक्षता में। कह रहा है इज बेस्ट अवॉइडेड, अच्छा यही होगा कि इसको अवॉइड किया जाए। आया समझ में सेंटेंस? कभी कभी तो ठीक है, अच्छा लगता है आपकी बात सुन के, लेकिन अगर रोज़ करने लगोगे ना तो लोगों का कोर्ट से भरोसा उठने लगेगा, लोगों को लगेगा कोर्ट तो पर्सनल हो जाती है, किसी भी मामले में कुछ भी कहने लगती है। शार्प ऑब्जर्वेशंस की वर्ब है कैन ऑफन हेल्प, यूज़ की वर्ब है अंडरमाइंस। अच्छा, यूज़ की वर्ब है इज बेस्ट अवॉइडेड, दैट की वर्ब है अंडरमाइंस। दैट आया है इन अ मैनर के लिए, मैनर के लिए। परफंक्ट्री, कर्सरी, जो कैजुअल हो, जो हड़बड़ी में कर दिया जाए, बिना डिटेल में जाए। कंशाइंस का मतलब है आपकी मॉरल वॉइस, इनर वॉइस, अंतरात्मा। समझ गए? चलो, आज की वोकैब हैवी है। चलो लास्ट सेंटेंस से कह रहा है अ जुडिशियल ऑर्डर कैन बी ट्रेंचेंट एंड टेम्परेट एट द सेम टाइम। कह रहा है एक कोर्ट का ऑर्डर जो है ना, वो एक ही वक्त पे टेम्परेंट और ट्रेंचेंट दोनों हो सकता है। ट्रेंचेंट का मतलब है तीखा, सरकास्टिक, वेरी क्रिटिकल, और टेम्परेट का मतलब होता है संयमी, मॉडरेट, बैलेंस्ड। तो आलोचना भी बैलेंस में रख करके की जा सकती है, निष्पक्ष होकर के, कहने का मतलब है ये। कह रहा है एंड इट नीड्स नो अनयूजुअल कंडीशन और ग्रेचुटस ऑर्बिटर डिक्टम, और इस ऑर्डर को ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है किसी भी अजीबोगरीब कंडीशन की या नीडलेस ग्रेचुटस ऑर्बिटर डिक्टम की। ऑर्बिटर डिक्टम क्या होता है? पासिंग रिमार्क्स, जो ज़रूरी नहीं है आपने ऐसे ही बोल दिया है ना, ऐसे ही लिखते लिखते ऑर्डर को साथ में कुछ बोल भी बैठे, वो होता है ऑर्बिटर डिक्टम। तो इसको ज़रूरत नहीं होती किसी ऐसी कंडीशन की या बिना बात के ग्रेचुटस किसी पासिंग रिमार्क की। और क्यों? प्रॉप अप करने के लिए अपनी रीजनिंग को, अंडरगर्ड, अंडर सपोर्ट, अंडर पिन करने के लिए अपनी लॉजिक को। कोर्ट का ऑर्डर है, लॉजिक से कोर्ट ने दिया होगा, सबको ये बात पता है। रिमार्क दे करके बिना बात के अपना लॉजिक प्रूव करने की जज साहब को ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। ऑर्डर की वर्ब है कैन बी। ट्रेंचेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, सरकास्टिक, बहुत ज़्यादा क्लियर कट और साफ तरीके से पॉइंटेड हो, आपको चुभने वाला हो। टेम्परेट का मतलब होता है अनबायस्ड, मॉडरेट, बैलेंस्ड हो, दोनों तरफ से बराबर हो। इट की वर्ब है नीड्स, इट आया है कोर्ट के ऑर्डर के लिए। ग्रेचुटस मतलब मुफ्त का या नीडलेस, अनकॉल्ड फॉर। ऑर्बिटर डिक्टम मतलब पासिंग रिमार्क। प्रॉपर मतलब किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट करना, अंडरगर्ड या अंडरपिन करना। चलो यहीं रैप अप करेंगे सेशन को। ज़रूर से बताना ये नई स्कीम कैसे लगी। मुझे लगता है इससे मेरी आंखों पे कम जोर पड़ रहा है पढ़ाने में, हो सकता है आपको भी इससे थोड़ा फ़ायदा मिले। ठीक है, ये कलर देखना कैसा लगा। आ जाओ अपने क्विज़ पे। क्लास काफ़ी लंबी हो गई आज की, मुझे लगता है ये क्विज़ को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। किसी को कमज़ोर बनाने के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे भाई, ऑलरेडी आपको आता है। इसमें 2 एरर्स मिलेंगी आपको, पहली मिलेंगी ऑट के साथ में और दूसरी एरर मिलेगी आपको इन फ्रंट ऑफ नाम की प्रेपोजिशन के साथ में। तीसरे, चौथे, पाँचवें में आपको यहाँ ग्रामर लगानी है। रिसर्च नाम का वर्ड कैसे यूज़ होगा चौथे के अंदर। पाँचवें में आपको चेक करना है इन चारों में से कौन सा वर्ड फिट होगा। और सिक्स्थ के अंदर आपको क्या करना है, सिक्स्थ में सर आपको
इन चारों वर्ड्स में से सही वर्ड को चूज करना है, प्रिक्लूड, ग्रेचुटस, ट्रीटिस और लीजन। तो ये दोनों वोकैब के हैं और ये वाला है ग्रामर का। मेरे ख्याल से बहुत इजी है। आउट ऑफ 6 मार्क्स 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे 6 में से। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लो, कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट में बताना। इस आर्टिकल को समराइज़ करने की कोशिश करना 2-3 सेंटेंसेज में। मैं भी आज इसकी समरी लिखने वाला हूँ, आप भी लिख करके कमेंट सेक्शन में डालें। चलिए, कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का, जाके फ़ायदा ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सअप, आप टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।